बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं उस्ताद फ़ारूक ख़ान। फजल रहमान ने नवाज शरीफ की लंका डाल दी है एक तरह से। काफ़ी टाइम से जो नून लीग की छत्र छाया में पल्ले वाले साफ़ी हैं, नवाज ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की, वो एक नैरेटिव बना रहे थे। मरीम नवाज़ भी यही नैरेटिव बना रही थी कि उनके साथ जो साफ़ी हैं बकाया, वो भी यही नैरेटिव बना रहे थे कि नवाज शरीफ साहब पहले दिन से ही नए इलेक्शन के हक़ में थे। वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लाई जाए, लेकिन फजल रहमान ने एक स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने काफ़ी सीनियर सियासतदान है, उन्होंने देखा है कि नवाज शरीफ हमारी सारी पीडीएम की जो जमातें हैं उनकी लंका डाल रहे हैं, तो हो सकता, उन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं इनकी लंका डाऊँ ज़रा। और उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो है तरीके अदम एतमाद लाने के हक़ में थे इमरान खान के ख़िलाफ़ उस टाइम पर, और वो चाहते थे कि तरीके अदम एतमाद लाई जाए जल्दी से जल्दी इमरान खान के ख़िलाफ़। वैसे भी नून लीग का यही मतीरा रहा है कि वो जिनके साथ मिल के इक़्तिदार करते हैं, बाद में उन्हीं से झगड़ पड़ते हैं और उन्हीं पे इल्ज़ामात लगाते हैं। ये इनका काफ़ी पुरानी आदत है। अभी भी ये नैरेटिव बनाने की यही वजह थी कि पीडीएम की सारी जमातें बिल्कुल ही इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएं, बकाया नून लीग रह जाए और नवाज शरीफ ये बयानियाँ बना दे कि हमें तो बहुत ज़्यादा डराया गया था, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ और हमज़ा जो हैं ये डर गए, और मिफ्ता इसमाइल को वैसे ही वो कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये सारे डर गए, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और मेरा भाई जो शहबाज शरीफ था वो डर गया और हमज़ा डर गया, तो इसलिए हमने ये हुकूमत कर दी। हमें तो ये कहा गया था कि फ़लाना बंदा आके फ़लानी सीट पे बैठ जाएगा, आपके केसेस सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हो जाएंगे, आप सारों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हम तो इनके डर के नतीजे में आ गए, और मेरा भाई और जो शहबाज हमज़ा है वो इनके डर की वजह से इन गवर्नमेंट में आने के लिए मान के, मैं तो बाहर बैठ के पहले दिन से ये कह रहा था कि मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। फजल रहमान ने इनका यानी सारा भांडा फोड़ दिया। उन्होंने पेशावर से एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा है उसमें कि उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब हक़ में थे तरीके अदम एतमाद लाने के इमरान खान के ख़िलाफ़। उन्होंने इनका यानी सारा नैरेटिव जो था वो सारा ख़त्म कर दिया। उसके बाद पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा बुरहान आने वाला है, क्योंकि गंदम की जो ख़रीदारी करनी थी वो टाइम पे नहीं की। उसका टाइम होता है तकरीबन 10 मई से लेके 30 मई तक या 28 मई तक, इतना टाइम होता है गंदम की ख़रीदारी का, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं की गई। उस दौर में ये टाइम पे हमज़ा साहब ये देख रहे थे कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है उसको 25 मई को उसको कैसे रोकना है, कैसे पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ़्तार करना है। वो इन कामों में लगे रहे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया मुल्क को, और ये गंदम का बहुत ज़्यादा शदीद तरीन बहरान आएगा आने वाले वक्त में, और गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि गंदम इन्होंने परचेज़ की नहीं है। पंजाब क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, पाकिस्तान का 12 से 12.5 करोड़ के करीब आबादी है। टोटल पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है और पंजाब की 12 करोड़ आबादी है, तो इसका अनाज को तो खैर बहुत ज़्यादा मसला है। और गंदम टाइम पे नहीं की, इनका सारा जो काम है इसका जो गंद ये पड़ना चाहिए वो हमज़ा साहब पे पड़ना चाहिए मेरे ख़्याल के मुताबिक। और काफ़ी ज़्यादा साफ़ी इस चीज़ पे बात भी यही कर रहे हैं कि ये सारा जो गंद है ये हमज़ा के सर पे जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परचेज़ नहीं की गंदम। उस टाइम पे पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए कोशिशें करते रहे हैं अपनी, यानी उन्होंने जारी रखी थी, और दूसरी तरफ उन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। उसके बाद एक और सोर्सेज के लिहाज से ख़बर आ रही है कि पेट्रोल 10 रुपये और डीज़ल 17 रुपये महंगा करने की सिफारिश की जाएगी, यानी महंगा कर दिया जाएगा। अब आप देखें, चावल की फसल बिल्कुल तैयार है, डीज़ल की ज़रूरत। गंदम जो फसल है वो बिल्कुल तैयार है, डीज़ल की ज़रूरत। गरीब किसान कहाँ जाएंगे, आप खुद सोचें। गरीब किसानों का तो बिल्कुल ही पट्ठा गुल हो जाना है एक तरह से। उसके बाद अच्छा खासा नुकसान होगा, और गरीब लोग यानी जो अनाज खाने वाले हैं, जो आटा आजकल वैसे भी बड़ा मुश्किल से मिलता है और अच्छा खासा महंगा हुआ है, वो और ही महंगा होना है, उसने कम नहीं होना, उसका रेट मज़ीद ऊपर जाएगा, कम नहीं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं ना, उन सब को ही सारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल रही है। चाहे पीटीआई वाले का लॉन्ग मार्च हो, उनमें भी काफ़ी लोग ये मानते हैं, चाहे फजल रहमान का आना हो, चाहे तारिक कादरी साहब का बार बार आना हो, बार बार जाना हो, चाहे टीएलपी वालों का आना हो या जाना हो,
وہ سارے یہی بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے، اپنے وہ کچھ نہ کچھ مطالبات پریشر ڈال کے گورنمنٹ سے منوا لیتی ہے، اس کے بعد ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت دے کے واپس بھیج دیتی ہے۔ لیکن ابھی تک کوئی حقیقی مارچ اسلام آباد میں نہیں پہنچا۔ پاکستان کی 75 سالہ 73 سالہ تاریخ میں ابھی تک کوئی بھی حقیقی مارچ اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور یہ اداروں کو بھی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جب بھی کسی گورنمنٹ کو بھی ادارے لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں، وہ اس گورنمنٹ کی پوری ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اب لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے اس میں اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے، کچھ اچھا نہیں کیا۔ سارے کام دن بدن خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں، روپیہ گرتا جا رہا ہے، ڈالر اوپن مارکیٹ پہ 250 252 روپے پہ گیا ہوا ہے، یعنی دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے نائل لوگوں کو یہ لے کے آئے ہیں کہ جس سے گورنمنٹ بالکل بھی نہیں سمجھ رہی، بالکل نہیں سمجھ رہی۔ اس کے بعد ملکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہوئی ہے جی پاکستان سٹیل مل میں، چور 10 ارب روپے کا مال لے کے چلے گئے ہیں۔ یہ ایسے ہو نہیں سکتا، یہ ویسے بس ایک شکل دی گئی ہے اس کو۔ کہتے ہیں جی 27 تاریخ کی رات کو، جو 27 گزری ہے، اس کی 27 کی رات کو 50 افراد پہ مشتمل ایک چوروں کا گینگ آیا، جنہوں نے پاکستان سٹیل مل کی جو مشینی ایریا جہاں پہ مشینز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ دعویٰ بول دیا۔ ان 50 افراد کا جو گینگ تھا چوروں کا، انہوں نے دعویٰ بولا اور وہاں سے تقریباً تانبا لے گئے اور بھی مہنگی اشیاء اور 10 ارب روپے کا سامان لے کے چلے گئے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، 10 ارب روپے کا سامان ایک 50 لوگ نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ کام کافی ٹائم سے جاری تھا، تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا، اس کو آخری ٹائم پہ یعنی عملی شکل دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک چوری کروا کے چھوٹی موٹی، یہ کہا گیا ہے کہ 10 ارب کا مال لے کے یہ چلے گیا۔ لیکن یہ بیسک یہی بات ہے کہ یہ کام کافی ٹائم سے یہ کروائی ڈال رہی تھی تھوڑی تھوڑی، اور آخری ٹائم پہ یہ جو ہے سارا ملبہ جو ہے صرف ایک اس گروہ پہ ڈال دیا گیا ہے، خود ہی چوری کروا کے۔ اس کا عدالت کو نوٹس لینا چاہیے میرے خیال میں۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہے 10 ارب روپے کی۔ اس کا عدالتی کمیشن بھی بننا چاہیے جوڈیشل، اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے جلدی سے جلدی، تاکہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور ملکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہے، تاکہ اس کا فیصلہ جلدی سے جلدی آئے اور جو اصل چور ہیں ان کا تعین کیا جائے۔ سب نے بھی 2 اہم ترین اعلانات کیے ہیں۔ ایک، پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ سیلاب سے جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں ان میں اپنی یعنی مدد بھیجیں، اور جو افراد شہید ہو گئے ہیں یعنی سیلاب میں ان کی بھی مالی مدد کریں، اور جو زخمی ہیں ان کی بھی مدد کریں، اور اناج وغیرہ بھی بھیجیں فوری طور پہ۔ انہوں نے یہی جو احکامات ہیں وہ کے پی کی گورنمنٹ کو بھی جاری کیے ہیں، اور ان کو بھی یہی کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ جتنے بھی علاقے ہیں ان میں فوری مدد بھیجی جائے، اور جو شہید ہوئے ہیں افراد ان کا بھی مالی مدد کی جائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھے، اپنے اس چینل کا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔